नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पीएम मोदी रोजाना चुनावी रैलियों में जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जिस भाषा में विपक्षी दलों को टारगेट कर रहे हैं, वो सवाल उठाता है कि क्या पीएम मोदी ने मान लिया है कि मैं चाहे जो मर्जी बोल जाऊं, चुनाव आयोग मुझ पर एक्शन नहीं ले सकता। कल कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की थी। पीएम मोदी के राजनीतिक रैलियों में धर्म का इस्तेमाल करने, धर्म के आधार पर विपक्षी दलों को नीचा दिखाने, मुस्लिम लीग से कांग्रेस के मैनिफेस्टो की तुलना करने और राम मंदिर के नाम पर विपक्षी दलों को नीचा दिखाने जैसे मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग को शिकायत की थी। लेकिन पीएम मोदी पर उस शिकायत का कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा। आज पीलीभीत में अपने पुराने बयानों से पीएम मोदी 2 कदम आगे निकल गए। और किस तरह के बयान दिए पीएम मोदी ने, जरा बयान आपको सुनाते हैं और उसका विश्लेषण भी करते हैं। पहले रोजाना जो दोहराते हैं वो बयान आप सुनिए कि पीएम मोदी ने इसको कितना बड़ा मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है वो कांग्रेस का नहीं, ऐसा लगता है मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र लिखा है। तो पीएम मोदी रोजाना अपनी चुनावी रैलियों में कांग्रेस के मैनिफेस्टो की तुलना मुस्लिम लीग से करते हैं, लेकिन कायदे से प्रधानमंत्री को आगे समझाना चाहिए कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा क्या क्या है जिसकी मुस्लिम लीग से समानता है। थोड़ा विस्तार से बताना चाहिए। लेकिन दोस्तों, राजनीति किस तरह की हो रही है? पीएम मोदी रैलियों में ऐसा भाषण देते हैं, एंकर टीवी पर डिबेट करते हैं, इसे राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया जाता है कि देखिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग की सोच की तरह दिखाई देता है। इस पर कोई बात नहीं करता, प्रधानमंत्री भी नहीं बताते कि उस मैनिफेस्टो में आखिरकार ऐसा क्या है। और इस तरह की बेफिजूल की राजनीति को लेकर वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई क्या कहते हैं, जिन्होंने पूरा मैनिफेस्टो पढ़ा है कांग्रेस का। राजदीप सरदेसाई ने कहा कि मैंने कांग्रेस का पूरा घोषणा पत्र पढ़ा है। हिंदू मुस्लिम विभाजनकारी राजनीति का कोई संदर्भ नहीं मिला। इसके बजाय घोषणा पत्र सभी समुदायों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करने की बात करता है। तो घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप कैसे है? आगे राजदीप सरदेसाई कहते हैं कि असल बहस तो इस बात पर होनी चाहिए कि जाति जनगणना के आधार पर कोटा 50% से ऊपर कैसे जा सकता है और आर्थिक सर्वे पर बात होनी चाहिए। मुझे भरोसा नहीं है कि जो लोग कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर पूरी ताकत से शोर मचा रहे हैं उन्होंने ये पढ़ा भी है या नहीं। मुझे खुशी होगी अगर कोई मुझे करेक्ट करने का काम करे और ये बता सके कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो और मुस्लिम लीग में क्या समानता है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो अच्छा होगा कि बेहतर भारत बनाने के लिए असली मुद्दों जैसे कि शिक्षा की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और नौकरियां देने जैसे मुद्दों को प्रमोट किया जाए। तो ये राजदीप सरदेसाई कटाक्ष करते हैं कि सब लोग बात कर रहे हैं, मीडिया से लेकर देश के प्रधानमंत्री, कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप दिखाई देती है, जबकि मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ भी नहीं है। बिंदु कोई नहीं बता रहा, सिर्फ शोर मचाया जा रहा है, क्योंकि ये मान लिया गया है कि हमारे समर्थक मूर्ख हैं, भारत के मतदाता मूर्ख हैं। इस बात को मान लेंगे अगर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, अगर टीवी एंकर डिबेट कर रहे हैं तो एक पार्टी को आसानी से बदनाम किया जा सकता है। अगर खूब शोर मचाया जाएगा तो इसे सच मान लिया जाएगा। दोस्तों, मुस्लिम लीग वाली राजनीति के अलावा आज प्रधानमंत्री ने पीलीभीत की जनता को, क्योंकि पीलीभीत में सिख समुदाय के मतदाता भी भारी संख्या में है, तो उन्हें 1984 के दंगे याद दिला दिए। और क्या कहते हैं पीएम मोदी, जरा सुनिए। साथियों, यहाँ इस सभा में बड़ी संख्या में हमारे ये शरणार्थी भाई बहन भी है, हमारे सिख भाई बहन भी है। समाजवादी पार्टी आज जिस कांग्रेस के साथ खड़ी है, उस कांग्रेस ने 84 में हमारे सिख भाई बहनों के साथ क्या किया था वो कोई भूल नहीं सकता। ये भाजपा है जो सिखों के साथ पूरी शक्ति से खड़ी है, उनकी भावनाओं को समझते हुए काम करती है। तो पीएम मोदी सिख समुदाय के लोगों को, पीलीभीत की जनता को 1984 में पहुंचा देते हैं, लेकिन टाइम मशीन से इतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है मोदी जी। 2024 में आपकी राज्य सरकार की पुलिस ने पंजाब के किसानों के साथ कैसा व्यवहार किया, किस तरह पुलिस ने निर्ममता से पंजाब के किसानों को रोकने का काम किया जो दिल्ली आना चाहते थे, पूरी दुनिया ने देखा है। किसान आंदोलन के दौरान आईटी सेल ने किस तरह किसानों को बदनाम करने का काम किया, यह भी पूरी दुनिया ने देखा है। तो पीएम मोदी 1984 में क्यों पहुंच जाते हैं? इसके अलावा लखीमपुर खीरी में थार कांड तो सबको याद होगा ना। आपके सांसद, आपके मंत्री के बेटे पर आरोप है, उसके बावजूद आपने दोबारा टिकट देने का काम कर दिया। तो क्या ये आप किसानों का सम्मान करते हैं? और फिर किस मुंह से आप सिख समुदाय को 1984 की याद दिलाते हैं? इसके अलावा पीएम मोदी को इस बात का भी जिक्र करना चाहिए था कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस देने के बाद वरुण गांधी का टिकट क्यों काट दिया। जो वरुण गांधी पहले हिंदू मुस्लिम वाली बात करते थे, कई विवादास्पद बयान उनके पूर्व में आए थे,
वो विकास की राजनीति करने लगे, रोजगार की बात करने लगे, असल मुद्दों पर बात करने लगे, महंगाई को लेकर आवाज उठाने लगे, तो उनका टिकट काट दिया गया। यह बीजेपी का अंदरूनी लोकतंत्र है। वरुण गांधी का किस आधार पर टिकट काटा गया? जहां तक काम की बात है तो वरुण गांधी का रिपोर्ट कार्ड कैसा है? वरुण गांधी के बारे में यह पत्रिका का आर्टिकल है जिसमें लिखा गया है कि वो देश के इकलौते सांसद हैं जिन्होंने अपना वेतन देश हित में दान कर दिया। वो देश के इकलौते सांसद हैं जिन्होंने अपने खुद के पैसे से गरीबों का आशियाना बनवाया है। वो इकलौते सांसद हैं जिन्होंने जिले में बाल चिकित्सालय बनवाने के लिए 5 करोड़ रुपए से ज्यादा दिया है। वो इकलौते सांसद हैं जिन्होंने 1000 अधिवक्ताओं के बैठने के लिए और सारी सुविधाओं से लैस सभा कक्ष बनवाने के लिए बजट जारी किया। वो अकेले सांसद हैं जिन्होंने जिला अस्पताल में न्यू इमरजेंसी बनवाया है, जिसके लिए उन्होंने 1 करोड़ से अधिक रुपए खर्च किए। अपने संसदीय क्षेत्र में सड़क, इंटरलॉकिंग और सोलर लाइट भी जरूरतमंदों को उपलब्ध कराया। पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए इंडिया मार्का हैंडपंपों को भी क्षेत्र में लगवाया है। तो काम बड़े लंबे चौड़े हैं वरुण गांधी के। एमपी लैड का जो पैसा मिलता है, सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाले सांसदों में से एक है वरुण गांधी। तकरीबन पूरा पैसा खर्च कर देते थे वरुण गांधी, यहां तक कि अपनी जेब से भी पैसा लगाया है। तो इस तरह का रिपोर्ट कार्ड अगर वरुण गांधी का है तो काम के आधार पर तो उनका टिकट नहीं काटा गया। तो वरुण गांधी का टिकट क्यों काटा? पीएम मोदी ने चुनावी रैली में इन बातों को रखना चाहिए था कि जितिन प्रसाद में ऐसा खास क्या है जो कांग्रेस से आए हैं और वरुण गांधी को किस आधार पर इस बार टिकट नहीं दिया गया। इन सब बातों को रखना चाहिए, काम के मुद्दे रखने चाहिए। दोस्तों, पीएम मोदी दावा करते हैं कि वो 24/7 24 घंटे 2047 में देश को विकसित बनाने के लिए राजनीति करते हैं, उनकी जिंदगी जीते हैं। लेकिन क्या इस आधार पर देश विकसित बनेगा जहां मतदाता के मन में आप विपक्षी दलों के लिए नफरत पैदा कर रहे हैं? सब पार्टियां अपने चुनाव में मतलब के मुद्दे उठाती हैं, सब एक दूसरे को कोसने का काम करती हैं, लेकिन धर्म के आधार पर आप किसी पार्टी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते कि फला पार्टी धर्म के खिलाफ है, फला पार्टी राम मंदिर के खिलाफ है। इस तरह की राजनीति, इस तरह के भाषण चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन है और ये घटिया राजनीति मानी जाएगी। ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा को शोभा नहीं देता। आपको 10 साल के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर वोट मांगने चाहिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री रोजाना रैलियों में धर्म के नाम पर झूठ बोलते हैं। धर्म को मानने वाले, सभी धर्म को मानने वाले सभी पार्टियों में हैं, सभी विपक्षी दलों में भी भगवान में आस्था रखने वाले लोग हैं, राम राम करने वाले लोग हैं। सुबह उठ के हम सब भी सबको राम राम बोलते हैं, कोई बड़ा आए कोई बुजुर्ग आए राम राम कहकर संबोधित करते हैं, आज भी करते हैं, बचपन से करते आए हैं। तो विपक्षी विचारधारा के लोगों को भगवान राम के खिलाफ बताना, राम मंदिर के खिलाफ बताना, इस तरह की राजनीति प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती। लेकिन चुनाव आयोग भी इस तरह के बयानों पर लगता है कि सोया हुआ है। क्या चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री के ऐसे बयानों पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? दोस्तों, पीएम मोदी जानबूझकर मुस्लिम लीग जैसे बयान इसलिए देते हैं, उन्हें पता है कि मैं ये बयान दूंगा, मीडिया में इस पर डिबेट होगी, देश में एक छवि बन जाएगी कांग्रेस की और विपक्षी दलों की कि ये एक धर्म के खिलाफ हैं। इनकी तुष्टीकरण की राजनीति ही सबसे बड़ा हथियार है। इस तरह की छवि बनाने की कोशिश की जाती है और उसी के तहत ऐसे बयान दिए जाते हैं। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पर अगर आप राजनीति